हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का साइंस चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है जंतुओं में पोषण। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि पोषण क्या होता है। मैंने यहाँ पर पोषण का डेफिनेशन लिखा है। जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों के प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। कोई भी जीव जंतु या मनुष्य भोजन या फिर अन्य खाद्य पदार्थों से, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला पदार्थ, भोजन और खाद्य पदार्थों के पाचन से जो पोषक तत्व प्राप्त होता है उसी को पोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। सभी जीवों को अपना उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है। ठीक है, सभी जीवों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, विकास और गतिशीलता के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे पाचन क्या होता है। जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अवयवों की संरचना अत्यंत जटिल होती है। ग्रहण किए गए भोजन से शरीर कई प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करता है, जिसमें कुछ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, जबकि कुछ अपशिष्ट अनुपयोगी पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। हम जो खाना खाते हैं तो खाना पाचन के बाद हमें पोषक तत्व प्रदान करती है और उसके बाद जो अपशिष्ट और अनुपयोगी पदार्थ बच जाता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उसी को हम अपशिष्ट कहते हैं, अपशिष्ट और अनुपयोगी पदार्थ। आप जान चुके हैं कि भिन्न भिन्न जीवों की भोजन संबंधी आवश्यकता एवं आदतें अलग अलग होती है। साथ ही जीवों में पोषण का तरीका भी अलग अलग होता है, जिसके आधार पर हम उन्हें स्वपोषी, विषमपोषी आदि वर्गों में बांटते हैं। तो हम लोग क्या है, मनुष्य क्या है, विषमपोषी है। विभिन्न जीवों की शारीरिक बनावट और भोजन ग्रहण करने वाले अंगों में भी विविधता नजर आती है। मधुमक्खी, भौरे आदि आसानी से फूलों का रस चूस सकते हैं। मरमर पक्षी, जिसको हमिंग बर्ड कहते हैं, या फूल चूस सनबर्ड की लंबी पतली चोंच भी फूलों का रस चूसने में उसे मदद करती है। गौरैया अपनी छोटी चोंच से आसानी से अन्न कण, यानी कि अनाज का जो कण होता है, दाना जो होता है, उसी को अन्न कण कहते हैं, और कीड़े मकोड़े चुन सकती है। शेर के मजबूत जबड़े और पैने दांत शिकार को पकड़ने और उसे फाड़ने में मदद करते हैं। अजगर सांप अपने मुंह से बड़े शिकार को आसानी से निगल जाते हैं। मतलब सभी जीवों का भोजन करने का तरीका अलग होता है और भोजन ग्रहण करने वाले अंग जो होते हैं, जैसे कि कोई भी जीव अपने मुंह से ही भोजन ग्रहण करता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपने मुंह से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। उसको हम आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे आप चिड़िया को देख लीजिए, चिड़िया भी अपने मुंह से ही भोजन ग्रहण करती है, लेकिन चिड़िया के पास चोंच होता है। जैसे कि हमिंग बर्ड जो है, इसके पास एक लंबी चोंच होती है जिससे ये अपने भोजन को ग्रहण करती है। उसी तरह शेर, गौरैया, भौरे, इन सब का भी भोजन ग्रहण करने का अंग अलग अलग होता है। छीलना, चबाना, कुतरना, बेधना, पकड़ना, निगलना, चूसना, स्पंजी आदि भोजन ग्रहण करने की विधियां हैं। जैसे कि भौरे जो होते हैं वो फूलों का रस चूसते हैं। जैसे कि चूहा है, तो चूहा अनाज को क्या करता है, कुतरता है। मनुष्य भोजन को कैसे खाते हैं, चबाकर। उसी तरह से सभी जीवों का भोजन करने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, इसको हमने कॉपी में यहाँ पर लिख लिया है, क्योंकि इसमें पहले से ही आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, जो कि सही तरीके से नहीं लिखा गया है। तो हम लोग यहाँ पर इसको फिर से देखेंगे। तालिका 2.2 तो यहाँ पर है जंतुओं के नाम, भोजन और भोजन ग्रहण करने का तरीका। तो जंतुओं के नाम तो बुक में ही दिया गया है और हमें क्या लिखना है, भोजन और भोजन ग्रहण करने का तरीका। जैसे कि गाय या भैंस है, गाय भैंस का भोजन क्या है, घास, और ये क्या करते हैं, जुगाली। कुत्ता है, कुत्ता का भोजन क्या होता है, रोटी, दूध, मांस, मछली वगैरह। और कुत्ता कैसे भोजन करता है, चबाकर। कुत्ता रोटी, दूध, मांस चबाता है। चूहा अनाज खाता है, तो चूहा क्या करता है, भोजन को कुतरता है। तितली, तितली फूलों का रस चूसती है। मच्छर,
मनुष्य और जानवरों का खून पीता है, चूसता है, ठीक है। उसी तरह से मेढक, मेढक क्या खाता है? मच्छर, कीट, पतंग आदि। तो कैसे खाता है? निगल कर। मेढक मच्छर, कीट, पतंग निगलते हैं। सांप चूहा और मेढक खाता है। चूहा, मेढक और भी जो छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं, सांप उसको खाता है। और इसको कैसे खाता है? निगल कर। तो यहाँ पे हमने लिखा है निगलता है। मधुमक्खी, मधुमक्खी फूलों का रस चूसता है। मधुमक्खी फूलों का रस चूसती है। जोंक, जोंक शरीर का खून चूसता है। चींटी शक्कर, चीनी कैसे खाती है? उसका रस चूसती है। चील जानवरों का मांस खाता है, ठीक है। कैसे खाता है? निगलता है, निगल कर या फिर नोच नोच कर खाता है। तोता सब्जी, फल, मिर्ची वगैरह खाता है। कैसे खाता है? चोंच से, निगल कर, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पे निगलता है। तो यही चीज़ हमें इस चार्ट में फिल करना था। चलिए आगे पढ़ते हैं। मानव में पाचन। अब हम पढ़ेंगे कि मानव में पाचन क्रिया कैसे होती है। अन्य जीवों की भांति मनुष्य भी भोजन को ग्रहण करता है। मनुष्य में भोजन अंत ग्रहण मुख द्वारा होता है, फिर उसका पाचन और उपयोग होता है। भोजन का बिना पचा हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित होता है। तो भोजन का जो बिना पचा हुआ भाग होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो शरीर से मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका से गुजरता है, जो मुख गुहिका से आरंभ होकर गुदा या मलद्वार तक जाती है। इसे आहार नाल कहते हैं। इस लंबी नली के विभिन्न भाग इस प्रकार हैं। पाचन क्रिया में इन सभी भागों का मुख्य भूमिका होता है, ठीक है। मुख गुहिका, जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम भोजन को कहाँ लेते हैं? अपने मुंह में, ठीक है। उसके बाद वो ग्रास या ग्रास नली में जाता है, ग्रासिका या फिर ग्रास नली में। उसके बाद ये अमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय में और फिर गुदा या मलद्वार में, ठीक है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र का संरचना यहाँ पे दिया गया है। तो इसको हम लोग यहाँ से फिर से समझेंगे। ये है मुख गुहिका। सबसे पहले भोजन को हम अपने मुख में लेते हैं। फिर जब भोजन को हम अपने मुख में लेते हैं तो भोजन कहाँ जाता है? ग्रासिका में। ये पाइप है जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका से गुजरता है। तो लंबी नलिका कौन सी है? यही वाली है। इस नलिका के बारे में बोल रहा है, ये लंबी सी नली है, ठीक है। तो भोजन मुख के बाद ग्रासिका में जाता है, फिर अमाशय में जाता है। अमाशय को ही हम पेट कहते हैं, ठीक है। हमारा सारा भोजन यहीं पे जमा होता है। उसके बाद ये छोटी आंत, फिर बड़ी आंत में, फिर मलाशय में। मलाशय कहाँ पे है? ये क्या है? ये है मलाशय और ये है मल द्वार। ये वाला बड़ी आंत है, ठीक है। ये बड़ी आंत है और ये छोटी आंत है। ये जो आपको ये दिख रहा है लाइन, ये क्या है? छोटी आंत। और ये अमाशय है। तो इसी तरह से मानव में पाचन क्रिया होता है। आहार नाल के इन भागों के साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियां जुड़ी होती है, जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि, जो पाचक रसों का स्राव करती है। पाचक रस मतलब कि ऐसा रस जो भोजन पचाने के काम आता है। ये पाचक रस भोजन के जटिल अवयवों को सरल रूप में बदलने में मदद करते हैं। आहार नाल और उससे संबंधित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो इसमें और सारी भी ग्रंथियां जुड़ी होती हैं। अब यहाँ पे कुछ चरण दिया गया है। मानव में पोषण के विभिन्न चरण। अंत ग्रहण, तो आहार को प्राप्त और ग्रहण करना। मनुष्य में यह मुख द्वारा होता है, जहाँ दांत से भोजन को चबाया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं अंत ग्रहण। तो ये पहला चरण हो गया। पाचन, उसके बाद होता है पाचन। भोजन को जब हम खाते हैं तो उसके बाद भोजन पचना शुरू हो जाता है। तो ये पहला स्टेप हो गया कि हम भोजन को अपने मुख में लेते हैं, उसको चबाते हैं, उसके बाद वो हमारे पेट में जाता है। उसके बाद पाचन क्रिया शुरू होती है। भोजन के जटिल अवयवों से उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण
पाचन की प्रक्रिया में मुख से आरंभ होकर आंत तक पूरी हो जाती है, जिसमें अनेक रासायनिक स्राव, जिसको हम एंजाइम कहते हैं, मदद करते हैं। भोजन को पचाने में बहुत सारे एंजाइम मदद करते हैं। अवशोषण, पचित भोजन का रसांगुलों द्वारा ग्रहण एवं रक्त में मिलने की प्रक्रिया। स्वांगीकरण, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग, तो उसको हम कहते हैं स्वांगीकरण। निष्क्रमण, अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन, तो ये लास्ट स्टेप है। मतलब वैसा पदार्थ जो शरीर के लिए जरूरी नहीं होता है, उसे शरीर अपने से बाहर निकाल देता है। अब हम पढ़ेंगे मुख एवं मुख गुहिका के बारे में। हम भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। हमारे मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ होते हैं, ठीक है। मुख में दांत और जीभ होता है, साथ ही लार ग्रंथि होती है जिससे लार निकलती है। दांत भोजन को चबाने और छोटे छोटे टुकड़े बनाने में हमारी मदद करते हैं। दांत जबड़ों में स्थित मसूड़ों में अलग अलग खांचों में धंसे होते हैं। हमारे दांतों के आकार और कार्यों में विविधता होती है, जिसके अनुसार उनके नाम भी अलग अलग हैं। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है दांतों की संख्या। निचले जबड़े में कितने दांत होती है, ऊपरी जबड़े में कितने दांत होती है। तो काटने और कुतरने वाले दांत होते हैं 4 निचले जबड़े में, और ऊपरी जबड़े में 4, यानी कि काटने और कुतरने वाले कुल दांत होते हैं 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। चीरने और फाड़ने वाले दांत 2 निचले जबड़े में होता है और 2 ऊपरी जबड़े में होता है, टोटल 4, यानी कि चीरने और फाड़ने वाले कुल दांत होते हैं 4। चबाने और पीसने वाले दांत निचले जबड़े में 10 और ऊपरी जबड़े में 10, कुल 20। चबाने और पीसने वाले कुल दांत होते हैं 20, तो इन सबको जोड़कर कितना हो जाएगा 32, टोटल 32 दांत होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दांतों का प्रकार दिया गया है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला दांत रहता है, तो इसको हम कहते हैं कृतंक। प्रथम सेट के इन दांतों को दूध के दांत कहते हैं। मतलब जन्म के बाद जो दांत आता है उसको दूध का दांत कहते हैं। उसके बाद 7 से 8 साल की उम्र में फिर से वो सब दांत टूटता है, दूध का दांत टूट जाता है और फिर से दांत होता है, तो वो दांत जिंदगी भर रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। प्रथम सेट के इन दांतों को दूध के दांत कहते हैं। पुनः इनके स्थान पर अस्थायी दांत निकलते हैं जो जीवन भर रहते हैं। हालांकि वृद्धावस्था में इनमें से कुछ दांत गिरने भी लगते हैं। बूढ़े होने पे दांत गिरने लगता है। दांतों के आकार और कार्य के अनुसार निम्न प्रकार हैं। कृतंक, काटने का कार्य, ये वाला दांत है कृतंक, जो कि काटने का काम करता है। रदनक, ये वाला दांत रदनक है, ये फाड़ने का कार्य करता है। आप जो ये देख रहे हैं दांत के जो ये नीचे दिख रहा है आपको, इतना भाग हमारे मसूड़ों के अंदर होता है। सिर्फ ये वाला ऊपरी भाग जो आपको वाइट कलर का दिख रहा है, सिर्फ यही भाग हमारे मसूड़ों के बाहर होता है, और ये वाला पूरा भाग मसूड़ों के अंदर होता है। उसके बाद है अग्र चवर्णक। ये कौन सा कार्य करता है? पीसने और चबाने का काम। अग्र चवर्णक, यहाँ पर जो दांत होता है इन 4 दांतों के बाद, तो ये दांत पीसने और चबाने का काम करता है। उसके बाद है चवर्णक, जो पीसने और चबाने का काम करता है। मतलब अग्र चवर्णक का भी काम पीसना और चबाना होता है, और चवर्णक, ये जो पीछे आपको दांत दिख रहा है इसको चवर्णक कहते हैं। तो ये भी पीसने और चबाने का काम करता है, भोजन को पीसने और चबाने का काम करता है। अब है मुख गुहा में दांत की सजावट। क्या आप जानते हैं हमारे दांतों की ऊपरी परत, जिसे इनेमल कहते हैं, हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ है। यह मुख्यतः कैल्शियम एनेमेलिन नामक लवण तथा प्रोटीन से बना होता है। हमारे दांत कैल्शियम एनेमेलिन नामक लवण और प्रोटीन से बना हुआ होता है। हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, जिनसे लार स्रावित होते रहता है। लार भोजन को मुलायम बनाने में मदद करता है। लार में पानी, लवण तथा चिकना म्यूकस होता है। लार का काम होता है भोजन को मुलायम बनाना। भोजन का पाचन मुंह से ही लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज की सहायता से आरंभ हो जाता है, जो मंड यानी कि स्टार्च को शर्करा यानी कि ग्लूकोज में बदल देता है।
एंजाइम रासायनिक स्राव है जो आहार नाल के विभिन्न भाग एवं ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और भोजन के विभिन्न अवयवों के साथ प्रक्रिया कर पाचन में मदद करते हैं। तो लार में एक एंजाइम होता है जिसको एमाइलेज कहते हैं, और हम जो भोजन खाते हैं उसका पचना कहाँ से शुरू होता है? हमारे मुख से ही वो पचना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे मुख में ही लार ग्रंथि होती है जिसमें एंजाइम होता है, मैंने आपको बताया एमाइलेज, और वही ग्रंथि भोजन में मिलकर हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं। जीभ मुंह के अंदर एक पेशीय अंग है। जीभ आगे की ओर स्वतंत्र तथा पीछे की ओर मुख गुहिका के निचले भाग से जुड़ी होती है। जीभ आगे की ओर जुड़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन पीछे की ओर जुड़ा हुआ होता है मुख गुहिका से। ठीक है, मुख गुहिका के निचले भाग से जीभ जुड़ा हुआ होता है। जीभ मुख में भोजन को इधर उधर करने, लाड़ मिलाने तथा भोजन निगलने में मदद करती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं अलग अलग जगह होती है जिनकी मदद से हम चीज़ों का स्वाद लेते हैं। स्वाद कलिकाएं जीभ के अलग अलग हिस्से में होती है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसको पढ़कर आप ये टेस्ट कर सकते हैं कि जीभ में कौन सी स्वाद कलिका कहाँ पर स्थित है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है जीभ में स्वाद कलिकाएं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है? स्वाद कलिकाएं जो अलग अलग जगह पे होती है। मतलब खट्टे पदार्थों को हम कहाँ से टेस्ट कर सकते हैं? मतलब खट्टा, मीठा, तीता, नमकीन, इन सब को हम अलग अलग जगह से टेस्ट करते हैं। मतलब उनकी स्वाद कलिकाएं अलग अलग जगह होती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। अब दंत सुरक्षा स्वास्थ्य का आधार। दांतों की सही देखभाल और साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। हमें सुबह तथा रात में सोने से पहले अपने दांतों को दातुन या ब्रश से ज़रूर साफ करना चाहिए। दातुन करते समय दातुन तथा हाथ की उंगलियों को मसूरों से अवश्य मलना चाहिए। इससे मसूरों में रक्त संचार बढ़ जाता है तथा दांत मजबूत होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्रश करते समय यानी कि मुंह धोते समय हमें मसूरों को अपनी उंगली से मलना चाहिए। इससे मसूरों में रक्त संचार बढ़ता है और दांत मजबूत होता है। खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ली करना चाहिए जिससे दांत में फंसे अन्न कण निकल जाए। अच्छी तरह दांतों की सफाई नहीं करने या अधिक चॉकलेट, मीठी चीज़ें, ठंडे पेय आदि खाने पीने से दांतों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ें दांतों के बीच फंसे अन्न कणों से चिपक जाती है तथा उन पर एक परत बना लेती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम कोई भोजन करते हैं, भोजन का जो कण होता है वो हमारे दांतों के बीच फंस जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रात में भी ब्रश करके सोना चाहिए। इसके कारण जीवाणुओं को पनपने और बढ़ने का मौका मिल जाता है। भोजन जब यहाँ पर फंसा हुआ रह जाएगा तो उससे क्या होगा? जीवाणु पनपेंगे। ये जीवाणु दांतों में फंसे अन्न कण और शर्करा को अम्ल में बदल देते हैं, जो दांतों की ऊपरी परत इनामेल को क्षति पहुँचाते हैं तथा दांतों के बीच छेद बना देते हैं। मसूरों से रक्त और मवाद आने लगता है, मुख से दुर्गंध आने लगती है, धीरे धीरे दांत कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हम बहुत सी चीज़ों को खाने से वंचित रह सकते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि हमें अपने दांतों की देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए पहले से ही, ताकि हमारे दांत खराब ना हो। अब हम पढ़ेंगे भोजन नली या ग्रासिका के बारे में। ठीक है, भोजन नली लंबी पतली मांसल संरचना होती है जो मुख गुहिका को अमाशय से जोड़ती है। मुख द्वारा चबाया हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रासिका में जाता है। ग्रास नली की मांसपेशियों में संकुचन होते रहता है। संकुचन का मतलब होता है, मतलब इस तरह से फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, तो उसी को हम संकुचन कहते हैं। इस संकुचन के कारण भोजन नीचे की ओर सरकता हुआ अमाशय तक पहुंचता है। जब ग्रास नली की मांसपेशियों में संकुचन होता है तो उसमें जो भोजन होता है वो सड़कता हुआ अमाशय यानी कि पेट में पहुंच जाता है। कभी कभी आपने देखा या महसूस किया होगा कि खाते समय या खाने के कुछ समय बाद वमन या उल्टी हो जाती है। भोजन अमाशय तक नहीं पहुंच पाता है या अमाशय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, अर्थात भोजन नाल में भोजन को पेशियों द्वारा अमाशय के बिल्कुल उल्टे दिशा यानी मुंह की ओर चलाया जाता है। संभवतः इसी कारण इसे उल्टे भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब ग्रास नली से भोजन अमाशय की तरफ नहीं जाके ऊपर की तरफ आने लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? उल्टी कहते हैं।
अब हम अमाशय के बारे में पढ़ेंगे। अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह मोटी दीवार वाली थैलुनुमा मांसल संरचना है जो चपटे यू आकार का होता है। ठीक है, अमाशय का संरचना कैसा होता है? यू आकार का। इससे होकर भोजन छोटी आंत तक पहुंचता है। अमाशय के आंतरिक भाग में पाचक रस, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। अमाशय के अंदर से पाचक रस, श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, यानी कि निकलता है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है। इससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस भोजन के प्रोटीन भाग को अमीनो अम्ल जैसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम होता है? भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करना। भोजन के साथ जो हम भोजन खाते हैं, अगर उसके साथ कोई जीवाणु है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको नष्ट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर एक कहानी दी गई है, छिद्र युक्त पेट की कहानी। इसको आप पढ़ेंगे, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इस कहानी से ये पता लगाया गया कि अमाशय किस तरह से काम करता है। इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि भोजन का पचना एक रासायनिक क्रिया है। अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी कुंडलित संरचना है। इसमें यकृत, अग्नाशय तथा स्वयं इसकी दीवारों से स्राव प्राप्त होते हैं। यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं, यकृत से प्राप्त स्राव। गहरे लाल भूरे रंग के यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है और पित्त रस स्रावित करती है, जो एक थैलीनुमा संरचना पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा यानी कि जिसको हम फैट कहते हैं। तो पित्त रस क्या करता है? वसा के पाचन में भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय की ठीक नीचे स्थित होती है। इससे स्रावित अग्न्याशयिक रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया कर उन्हें सरल रूपों में बदल देता है। तो अमाशय से कौन कौन सा रस निकलता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अग्न्याशयिक रस। छोटी आंत की दीवारों से प्राप्त स्राव। छोटी आंत की दीवारों से स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देता है। इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो अम्ल में तथा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। अम्ल को ही हम एसिड कहते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, यानी कि साइट्रिक अम्ल होता है। अब छोटे आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की आंतरिक भित्ति से होता है। भित्ति को हम क्या कहते हैं? दीवार, मतलब छोटी आंत की दीवार से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की दीवार से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी आंत में रसांगुल, ये छोटे आंत की संरचना यहाँ पर दिया गया है। आंतरिक भाग में उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। उभरी हुई संरचनाएं उंगली के आकार की होती है, जिसे दीर्घरोम या रसांगुल कहते हैं। दीर्घरोम पचे भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। अवशोषित भोजन इन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जहां अनेक जटिल पदार्थ के बनने में उनका उपयोग होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। श्वसन के क्रम में कोशिकाओं में स्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। जब हम सांस लेते हैं तो कोशिकाओं में जो स्थित ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होती है और ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा यानी कि जिसको हम एनर्जी कहते हैं। भोजन का बिना पचा या जिसका अवशोषण नहीं हो पाता है बड़ी आंत में आ जाता है। जो भोजन का बिना पचा हुआ भाग होता है वो बड़ी आंत में आ जाता है, फिर उसके बाद मल द्वार से बाहर निकल जाता है। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा
छोटी और चौड़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। बाकी बचा हुआ अपचित पदार्थ अर्ध ठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है, जहाँ से समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। तो भोजन पचने की अंतिम प्रक्रिया कहाँ पे होती है? बड़ी आंत में। ठीक है, उसके बाद ही वो गुदा में जाता है। जो भोजन का बिना पचा हुआ भाग होता है वो गुदा में जाता है, फिर मल द्वार से वो बाहर निकल जाता है। दोस्तों, इसमें अभी और भी चैप्टर बाकी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एंड इसमें दिए गए क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।